Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. And now today in this particular lecture, we'll start our discussion about chapter number 4, that is linear equation in two variables, where we'll discuss about linear equations, linear equation in one variable, linear equation in two variables, and how to solve these linear equations. So now in this lecture, we'll discuss about linear equations. So without wasting some more time, let's start our discussion. अब बात लीनियर इक्वेशन की कर रहे हैं तो सबसे पहले इक्वेशंस के बारे में जान लें कि आखिर में इक्वेशंस क्या हैं। तो बेसिकली इक्वेशंस मेरे पास में ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके पास में इक्वालिटी एज अ रिलेशन इंक्लूड हो जाती है, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस साथ में अगर इक्वालिटी आ जाती है यानी कि इक्वल्स का साइन और इंक्लूड हो गया, तो उस केस में हम उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहते, उसे कहते हैं हम इक्वेशन। यानी फॉर एन एग्जांपल अगर मैं एक लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाऊं 2x + 3 इक्वेट टू 5, तो क्या होगा इस केस में हम इसे कहेंगे एक इक्वेशन। या मैं ये कहूं 2x² + 5x² + 9x इज इक्वल्स टू 16x² + 7x एंड मेनी थिंग। तो अगर देखा जाए तो ये लीनियर क्या है, ये मेरे पास देखें तो ये मेरे पास में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या हो गया एक इक्वालिटी का रिलेशन आ गया, किसके साथ 5 के साथ। सिमिलरली मेरे पास में एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² + 5x² + 9x, और ये इक्वालिटी के रिलेशन में किसके साथ है 16x² + 7x के। यस या नो, यानी कि अगर देखा जाए कभी भी कोई भी मेरे पास में क्या हो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसके साथ में आ जाए, इक्वालिटी रिलेशन के साथ में आ जाए, यानी किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ अगर इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाती है तो उस केस में उसे कहा जाता है एक इक्वेशन। बात समझ में आई? ठीक है। अब मेरे पास में इक्वेशन के मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं, ऐसे नो, जैसे मेरे पास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीपल टाइप्स थे ना, जैसे हमने क्या कहा था टर्म के बेसिस पे, सिमिलरली हमने डिग्री के बेसिस पे कहा था कि क्या डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, बोला सर डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। आप हमने जब लास्ट चैप्टर 2 किया था तब हमने बात की थी कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट क्या हो, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है वो पूरे एक्सप्रेशन की क्या होती है, डिग्री होती है। यस या नो, जैसे हमने कहा था लाइक ये एग्जांपल ax² + bx + c, ये मेरे पास में क्या है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होगी 2। यस या नो, और ऐसे ही डिग्री के बेसिस पे हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स देखे थे, लाइक लीनियर जहाँ पे किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो 1 हो वो लीनियर होता था, क्वाड्रेटिक यानी डिग्री कितनी हो 2 हो, सिमिलरली क्यूबिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी जिसकी डिग्री कितनी हो 3 हो। यस या नो, तो अगर ऐसे मैं आपसे पूछूं तो फिर लीनियर इक्वेशन क्या होगी, बोला हाँ सर लीनियर इक्वेशन अगर देखा जाए तो इक्वेशन बेसिकली क्या है, एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके साथ में क्या है इक्वालिटी है। यस या नो, मतलब अगर देखा जाए जैसे हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई किया था तो हम इक्वेशन को भी तो कर सकते हैं। तो अगर हमें याद हो सर लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 हो, तो अगर हमसे पूछा जाए लीनियर इक्वेशन क्या होगी, तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन वो होगी एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, मतलब किसी भी इक्वेशन की अगर डिग्री कितनी हो 1 हो, यानी कि उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल वैल्यू होगी, यानी किसी भी टर्म के अंदर किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू होगी वो क्या होगी मेरे पास में उस इक्वेशन की डिग्री होगी। और अगर वो डिग्री की वैल्यू अगर 1 होती है तो उस केस में उस इक्वेशन को कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन। यस या नो, फॉर एन एग्जांपल अगर देखें 2x + y, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, बोला सर यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू तो एक ही है, यानी देखा जाए यहाँ पे किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू एक से ज्यादा नहीं है, तो यानी पूरे एक्सप्रेशन की अगर मैं बोलूं हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 है, तो हम क्या कहेंगे इस पूरे इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी 1। तो सिंस अगर इस मेरे पास में इक्वेशन की डिग्री 1 है तो यानी से कहा जाएगा एक लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली 3x + y - z, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स मेरे पास बहुत सारे हैं, देखो x एक वेरिएबल हुआ, y एक वेरिएबल हुआ, z एक वेरिएबल हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने भी हो, बट मेरे पास में वेरिएबल की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो 1 से ज्यादा नहीं है। देखो x पे भी पावर 1 है, y पे पावर 1 है, z पे पावर 1 है,
तो इसे भी क्या कहा जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन। बट अगर वेयर एज मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन हो 3x² + 5 = 2, तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? बोला नहीं सर। क्यों? क्योंकि देखा जाए सर, चाहे यहां पे वेरिएबल एक ही हो, बट अगर देखें तो यहाँ पे जो वेरिएबल पे हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो कितनी है? बोला सर यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू 2 है, यानी ये मेरे पास में लीनियर नहीं है, क्योंकि लीनियर होने के लिए किसी भी इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। सिंस इस एक्सप्रेशन या मैं बोलूं इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है, यस या नो? तो सिंस अगर इसकी डिग्री 2 है तो ये मेरे पास में एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आई? यानी लीनियर इक्वेशन क्या होंगी? जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू 1 हो, चाहे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने भी हो, बट उन सभी की डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो क्या लीनियर इक्वेशन समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्या कि किसी भी लीनियर इक्वेशन की, यानी कि हम कभी भी किसी भी फॉर्मेट की लीनियर इक्वेशन की बात करें, चाहे उसमें 10 वेरिएबल्स हो, 12 वेरिएबल्स हो, चाहे कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, कोई भी लीनियर इक्वेशन आपके पास में ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है। यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एक लीनियर इक्वेशन से क्या होती है? एक्सप्रेस होती है। यानी किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम लीनियर इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात समझ में आई? यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो स्ट्रेट लाइन हुई, और अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्मेट में कहेंगे उसे एक्सप्रेस करेंगे, तो हम एक लीनियर इक्वेशन की हेल्प से उसे एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। तो देखो हमने क्या कहा, लीनियर इक्वेशन तो है, यानी कि उस इक्वेशन की डिग्री तो 1 है, यानी कि उस पूरे इक्वेशन की डिग्री तो 1 है। साथ के साथ वहां पे क्या है? वेरिएबल भी केवल एक ही है। यानी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को क्या, किसी भी लीनियर इक्वेशन को केवल एक ही वेरिएबल से एक्सप्रेस किया जाए, क्या किसी भी लीनियर इक्वेशन को केवल एक ही वेरिएबल से एक्सप्रेस किया जाए, तो उस केस में उसे कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। यस या नो? तो अगर देखा जाए तो इस केस में अगर मैं बोलूं हमारे पास में कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो, तो उसकी मेरे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। बोला सर वो क्या होगी? तो देखो हमें याद है पॉलिनोमियल्स में, हमने पॉलिनोमियल में एक्सप्लेन किया था ना, जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात की थी, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यस या नो? सिंस लीनियर पॉलिनोमियल भी तो एक तरह का क्या था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो था, और उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्या थी? वो ax प्लस बी। यस या नो? यहाँ पे a और b तो क्या थे? नंबर्स थे, और x क्या था? वेरिएबल। यस या नो? तो अगर देखा जाए तो सेम केस हम यहाँ भी तो कह सकते हैं कि मेरे पास में एक लीनियर इक्वेशन होगी, जिसके पास में मेरे पास क्या होगा? डिग्री तो 1 होगी और वेरिएबल भी एक ही होगा। तो देखो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या कहा मैंने? ax प्लस बी। सिंस क्या हो, ये इक्वेट कर दी जाए किसके साथ? 0 के साथ। तो अगर देखा जाए ax प्लस बी, यानी देखा जाए इस एक्सप्रेशन को मैंने इक्वेट कर दिया किसके साथ? 0 के साथ। तो इस केस में इसे क्या कहेंगे? बोला देखो एक्सप्रेशन के साथ इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया, यानी इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एक इक्वेशन। यानी मैंने इस एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दिया। यस या नो? तो मेरे पास में अगर देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन या मैं बोलूं इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की डिग्री तो 1 है, जहां पे x मेरे पास वेरिएबल है, और मेरे पास में वेरिएबल की डिग्री तो कितनी है? 1 है, और a और b तो नंबर्स ही हैं। यस या नो? तो यहाँ पे देखा जाए तो इस इक्वेशन में डिग्री तो 1 है, साथ के साथ वेरिएबल भी एक ही है। तो ये मेरे पास में क्या हुई? एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुई किसी भी लीनियर इक्वेशन की, जो केवल एक वेरिएबल को कंसिस्ट करती होगी, जो कि क्या है? ax प्लस बी, जहां पे x वेरिएबल है और a और b मेरे पास में कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। यानी ये पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, रूट के नंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। यानी अगर देखा जाए इस केस में देखा जाए तो हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करें। फॉर एन एग्जांपल 2x प्लस 5 माइनस का 2x माइनस का 5, रूट 2x प्लस रूट 5, रूट x प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 7, इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 9, इज इक्वल्स टू 8। यस या नो? अगर देखा जाए तो ये मेरे पास में क्या है? लीनियर इक्वेशंस ही तो हैं। यस या नो? और अगर इस फॉर्मेट में देखें तो देखो a मेरे पास में क्या है? नंबर्स ही तो हैं, और ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स ही तो हैं। यस या नो? यानी किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया जा सकता है। बोले सर देखो जब आपने इस एग्जांपल की बात करी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ये तो मेरे पास में
2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, ये तो मेरे पास में ax प्लस b इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वल नहीं है। बोला है, क्योंकि देखो सर स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है ax प्लस b इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो ये इस कैटेगरी इस फॉर्मेट में नहीं है। बोला है, आप ढंग से देखो कैसे, कि हमने ये कहा अगर किसी भी इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्या मैं सेम इक्वेशन को एक्सप्रेस करूं? सिंस देखा जाए तो देखो 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 है, यहां पे दोनों के बीच में इक्विवेलेंस के रिलेशन है, यानी ये रेशियो, यानी मैं बोलूं ये टर्म और ये टर्म आपस में कैसी है, इक्वल है, यानी 2x प्लस 5 इक्वल है मेरे पास में 8 के। तो अगर आप देखो लॉजिकली, देखो आपसे मैं पूछूं कि आपके पास में दो बैग हैं, दोनों क्या है, सेम वेट के हैं। अब अगर एक बात बताओ, मान लेते हैं, या मैं आपसे बोलूं कि आपके पास में क्या है, दो एप्पल्स हैं, दोनों हाथों में सेम सेम अमाउंट ऑफ एप्पल्स हैं, यानी देखा जाए 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। अब अगर देखा जाए तो देखो, मान लेते हैं आपके पास में क्या है, दो हाथ है ना, अब इन दोनों हाथों में मैं क्या करूं, कुछ रुपए दूं, और दोनों के अंदर मैं आपको क्या दूं, सेम अमाउंट ऑफ रुपीस दूं, यानी माना आपके पास में आपका लेफ्ट हैंड और आपका राइट हैंड, प्लस सर पाँव ज़्यादा लग रहा है हैंड के कंपैरिजन में, पर मान लेते हैं आपके दोनों हाथों में मैंने कुछ रुपए दिए, मानते हैं लेफ्ट हैंड में दिए 10 रुपए और राइट हैंड में भी दिए 10 रुपए, ठीक है, आपके दोनों हाथों में भी बराबर अमाउंट ऑफ मनी है। अब अगर देखो, मैं मान लो आप दोनों, आपके दोनों हाथों में इक्वल अमाउंट ऑफ मनी अगर रख दूं, यानी कि मैं आपके लेफ्ट हैंड में 5 रुपए और रखूं और राइट हैंड में भी 5 रुपए और रखूं, तो बताओ आपने, मैंने क्या करा, दोनों हाथों में बराबर अमाउंट थे, और अगर मैं उनमें बराबर अमाउंट ऑफ चेंज करता हूं, यानी देखो इधर भी 10 थे इधर भी 10 थे, तो अगर इसमें भी मैंने 5 रुपए और दिए और इसमें भी मैंने 5 रुपए और रखे, तो देखो जो चेंज होगा उसके बाद क्या रिलेशन में कोई चेंज आएगा? बोले नहीं सर, तब मेरे पास 15 हो जाएंगे और इस हाथ में भी 15 होंगे। यस या नो? सिमिलरली मान लो आपके हाथ में 10-10 रुपए थे और मैं 5-5 रुपए ले लूं दोनों हाथों से, यानी 5 रुपए इधर से भी सब्ट्रैक्ट हो गए, इधर से भी सब्ट्रैक्ट हो गए, तो तब कितने रुपए बचेंगे? बोला सर इधर 5 बचेंगे और इधर भी 5 ही बचेंगे। यानी कि जब दो मेरे पास में टर्म्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, और उनके अंदर सेम टाइप ऑफ, क्या करें, क्या कहा मैंने, दोनों, अगर दो मेरे पास इक्वल टर्म्स हैं और उनके अंदर सेम टाइप ऑफ चेंज ऑपरेट किया जाए दोनों साइड में, यानी दो साइड है ना, देखो एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और अगर दोनों साइड अगर सेम टाइप का ऑपरेशन ऑपरेट किया जाए तो ओवरऑल उनके रिलेशन में कोई चेंज नहीं आता, वो तब भी इक्वल ही रहती है। क्या कहा मैंने जिसे? तो देखो एक हाथ में 10 रुपए थे, एक हाथ में 10 रुपए थे, अगर मैंने 5-5 रुपए दोनों हाथों में दिए तो भी कितना अमाउंट वाला सर? इधर भी 15 इधर भी 15, यानी दोनों हाथ के अंदर अभी भी अमाउंट कैसा है, इक्वल ही तो है, ठीक है। सेम चेंज अगर मान लो मैं 5 रुपए ले लेता तो, बोले सर 10 रुपए थे, आपने 5 ले लिए, तो इस लेफ्ट हैंड में 5 बचे और राइट हैंड में भी 5 बचे, यस या नो? अभी भी तो इक्वल ही है, यानी अगर देखा जाए दोनों हाथों में अमाउंट बराबर था, और अगर आपने चेंज क्या किया, दोनों हाथों में अगर सेम अमाउंट ऑफ चेंज किया, यानी दोनों हाथों में आपने सेम टाइप ऑफ चेंज किया, तब भी मेरे पास में दोनों हाथों में इक्वल अमाउंट ऑफ मनी ही तो रही, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो हुई। यानी जब भी हमारे पास में दो पार्टीज या दो टर्म्स आपस में इक्वल होती हैं और सेम टाइप ऑफ चेंज उनमें अगर क्या करा जाए, ऑपरेट किया जाए, तब भी वो क्या रहती हैं, आपस में इक्विवेलेंस की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर देखा जाए, मान लेते हैं एक हाथ में 10 है, एक हाथ में 15 है, ठीक है, एक हाथ में 10 है, एक में दोनों हाथों में आपके पास 10-10 रुपए हैं। अब मैं एक हाथ में तो 5 रुपए दूं और एक हाथ में मैं आपको 10 रुपए दूं, तो क्या होगा? बोला सर इधर तो 15 हो जाएंगे और इधर 20, तो क्या अब ये दोनों इक्वल होंगे? बोला नहीं सर, अब इस केस में ये इक्वल नहीं होंगे। यानी कि अगर दो टर्म्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, और आपने क्या करा, सेम चेंज, या मैं बोलूं कॉमन चेंज दोनों में नहीं किया, आपने अनइक्वल अमाउंट में क्या करा, दोनों में क्या करा, चेंज किया, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड कितनी हुई 15 और राइट हैंड साइड कितनी हुई 20। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने 5 रुपए दिए, यहाँ पे आपने 10 दिए, तो इस केस में अगर देखा जाए तो दोनों अमाउंट के अंदर मेरे पास में सेम चेंज नहीं आया। बिकॉज ऑफ दिस मेरे पास में दोनों टर्म्स अब क्या है, इक्वल के रिलेशन में नहीं रही। ये बात समझ में आई? तो एक कॉमन मैथमेटिक्स हुई क्या, कि जब आपके पास में दो टर्म्स इक्वल हो और अगर सेम टाइप ऑफ चेंज किया जाए तो क्या रहेगा, तब भी मेरे पास में प्रॉपर्टी इक्विवेलेंस की फॉलो
होगी। बोला सर ठीक है ये बात समझ में आई, बट आपने ये बात समझाई क्यों? तो जरा देखो, अभी हमारे पास में कंफ्यूजन आई थी ना कि 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, ये मेरे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 की तरह नहीं है। यस या नो? क्या ये कंफ्यूजन आई थी? तो अगर आप देखा जाए तो देखो 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 है। यस या नो? तो अगर देखा जाए मुझे क्या है, मुझे राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो अगर मैं राइट हैंड साइड पे 8 सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी मैं 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो देखो मैंने अगर इधर 8 सब्ट्रैक्ट किया है और मैं चाहता हूं कि यहां पे इक्विवेलेंस की प्रॉपर्टी रहे, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम चेंज करना होगा। जैसे अभी था ना, 10-10 रुपए थे, अगर 8 रुपए इधर से निकाल रहा हूं तो इधर से भी। समझ में आई बात? तो देखो 2x प्लस 5 माइनस 8 कर देंगे, 8 माइनस 8 कर देंगे, वैल्यू कितनी हो गई? बोला सर ये हो गई 0। और अगर इसे देखा जाए तो इसे लिखा जा सकता है प्लस 5 माइनस 8, तो कितनी वैल्यू आएगी? बोला सर माइनस का 3। यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं क्या? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखा जाए तो दोनों मेरे पास में एक ही तो इक्वेशन है, मैंने बस इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके इस तरह से बना है, इस तरह से लिखा है। तो अगर देखा जाए तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 को लिखा जा सकता है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के। अब अगर आप देखो तो यहां पे कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म को और इस फॉर्म को, तो देखो a की वैल्यू कितनी हो गई 2, बी की वैल्यू कितनी हो गई -3। यानी कि अगर मैं ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -3 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास में इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, और ये मेरे पास में इक्वल है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 के। यानी देखा जाए तो ये लीनियर इक्वेशन मेरे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जा सकती है। बात समझ में आई? यानी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अगर उसे इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है तो ही वो लीनियर इक्वेशन क्या होगी? मेरे पास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी। बात समझ में आई? ठीक है, चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। एग्जांपल क्या है? 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब अगर देखा जाए तो ये ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में तो है ही। देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? प्लस 3। सिंस देखा जाए ax यानी देखो 3x, a की वैल्यू 3 हो गई, प्लस b था बट यहाँ पे -9 है, यानी b की वैल्यू कैसी है? सिंस स्टैंडर्ड फॉर्म में b पॉजिटिव है बट इक्वेशन में नेगेटिव है, यानी b की ही वैल्यू, यानी b एज ए न्यूमेरिक वैल्यू नेगेटिव है। यानी b की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो b की वैल्यू -9 आई। अब अगर देखा जाए 2t इज इक्वल टू 5, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है ही नहीं। क्यों? क्या क्या कहती है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी नंबर मल्टीपल टू वेरिएबल एडेड टू अ नंबर इक्वल टू 0 आनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म, बट ये इस फॉर्मेट में नहीं है। बट अगर देखें 2t इज इक्वल टू 5 को क्या मैं ऐसे लिखूं? मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं 5 में से, तो कितना होगा? बोला सर 0 होगा। सिंस राइट साइड में मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे लेफ्ट साइड में भी तो करना पड़ेगा, तभी तो ये इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी रहेगी, है ना? जब दो टर्म्स आपस में इक्वल हो तो सेम अमाउंट ऑफ चेंज करना पड़ेगा। यानी कि 2t इज इक्वल टू 5 को लिखा जा सकता है 2t माइनस 5। यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो अब मेरे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वल नहीं हुई। बोला बिल्कुल सर, यहाँ पे अब a की वैल्यू तो 2 हो गई और b की वैल्यू मेरे पास में -5। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो बेसिकली एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो? 2 हो। क्या अभी हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहां पे इक्वेशन तो लीनियर है, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल वैल्यू तो 1 है, साथ के साथ क्या वहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल 1 था। बट यहाँ पे क्या है? लीनियर इक्वेशन तो है, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल वैल्यू तो 1 ही है, बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे? 2 होंगे। तो यानी एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर 2 हो तो उसे कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। अब जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म थी, वैसे ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, जो क्या होगी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे a b और c तीनों क्या है मेरे पास में? रियल नंबर्स हैं, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, रूट के नंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, जहां पे x और y क्या है मेरे पास में? वेरिएबल्स हैं। यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, बट किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है? ये मेरे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बात समझ में आई? ठीक है, जहां पे a b और c मेरे पास में क्या है? नंबर्स हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर देखा जाए तो 7x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, क्या मेरे पास में ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? बोला बिल्कुल है सर। देखो 7x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, अगर देखा जाए तो दो वेरिएबल्स तो हैं, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बोला हाँ सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। बट ये तो इस फॉर्मेट में नहीं है। बट आपको याद है ना, हमने क्या कहा था, किसी भी इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो तो वो मैं क्या कहा, तो क्या कहा, उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहेंगे। सिंस ये दो वेरिएबल है, यानी हम इस फॉर्मेट में इसे लिख सकते हैं। जरा देखो कैसे। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है? 8, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना आ रहा है? 0। तो अगर देखा जाए, अगर मैं 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वैल्यू कितनी होगी? 0। यस या नो? अगर देखा जाए, सिंस ये मेरे पास में इक्वेशन क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वेशन को सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी यहाँ पे इक्विवेलेंस की प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, यानी दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं। तो अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ चेंज क्या करूं, दोनों में करूं, तो मेरे पास में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती रहेगी। यानी देखा जाए तो 7x प्लस वाई, अब यहाँ पे क्या करा मैंने? 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट में भी करना होगा। यानी देखा जाए 7x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यस या नो? यानी अगर देखा जाए 7x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, अगर देखें तो अब ये मेरे पास में हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के रेफरेंस में आ चुका है। यस या नो? सिमिलरली देखिए सेकंड एग्जांपल, तो यहाँ पे वेरिएबल है मेरे पास में p और q, बाकी ये तो उसी फॉर्मेट में है ना, नंबर्स टाइम्स वेरिएबल, नंबर्स टाइम्स वेरिएबल एडेड टू अ नंबर विच इज इक्वल टू 0, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। नंबर्स टाइम्स वेरिएबल एडेड टू नंबर्स टाइम्स वेरिएबल एडेड टू अ नंबर इक्वल्स टू 0। यस या नो? तो ये इसी फॉर्मेट में तो है, जहां पे a की वैल्यू तो है 6, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 12, और x की जगह वेरिएबल है p और y की जगह वेरिएबल है q। यस या नो? बाकी है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही। क्लियर है? देखा जाए तो मेरे पास में ये दोनों इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये बात समझ में आई। अब कुछ क्या करते हैं हम, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों पढ़ते हैं? हम बेसिकली क्या करते हैं, हमें जब भी कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मेट या कोई आंसर या सॉल्यूशन निकालना होता है, जब हमें कुछ अननोन क्वांटिटीज गिवन मिलती है रियल लाइफ सिचुएशंस में, तो हम उन्हें एक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, फिर उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। बोला सर कैसे? तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखो, राम की एज क्या थी? 3 टाइम्स थी। किसके? राम की एज 3 टाइम्स मोर थी। किसके? ट्वाइस देन द एज ऑफ मोहन। यानी जितनी भी राम की उम्र थी, उससे क्या है, उसकी 3 टाइम्स मोर, यानी उससे 3 टाइम्स मोर क्या है, ज्यादा है। किससे? ट्वाइस द एज ऑफ मोहन के। तो मुझे क्या करना है, इस सिचुएशन का, इस सिचुएशन के लिए क्या एक्सप्रेस करनी है? एक इक्वेशन एक्सप्रेस करनी है। यानी मैंने राम और मोहन, मुझे दोनों की एक्चुअल एज नहीं पता थी, यस या नो? मुझे राम की एज नहीं पता, मोहन की एज नहीं पता, बट मैंने इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फॉर्म कर दी, और इस रिलेशन को मैंने एक्सप्रेस किया एक लीनियर इक्वेशन के थ्रू। ठीक है? तो अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट क्या है? तो अगर देखा जाए, राम की जो एज थी, क्या थी? राम की जो एज थी वो क्या थी? राम की जो एज थी वो 3 टाइम्स मोर थी, यानी 3 टाइम्स ज्यादा थी। किससे? ट्वाइस द एज ऑफ मोहन। यानी अगर देखा जाए, मोहन की जो एज है उसका अगर मैं डबल कर दूं और उसमें मैं क्या कर दूं, 3 जोड़ दूं, तो मुझे राम की एज मिल जाएगी। यस या नो? अगर देखा जाए तो ये मेरे पास में एक स्टेटमेंट ही तो है। मान लेते हैं अगर रोहन, मेरे पास में मोहन की जो एज है वो क्या है, एक्स ईयर्स है। ठीक है? और अगर मैं मान लूं कि राम की जो एज है मेरे पास में वो वाई ईयर्स है, तो अगर देखा जाए तो राम की एज यानी y किसके इक्वल होगा? मोहन की एज के डबल के, यानी 2 टाइम्स ऑफ मोहन एज। जिसमें कितना ऐड हो जाए? बोला सर 3 और ऐड हो जाए, यानी 2x प्लस। अब अगर देखा जाए तो मैंने क्या करा, गिवन एक्सप्रेशन या गिवन रिलेशन को मैंने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया एक इक्वेशन के फॉर्मेट में, जहां पे y क्या थी, राम की एज, और x क्या थी, मोहन की एज, और मैंने इन दोनों को रिलेट करके एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिख दिया। क्लियर है? जहां पे क्या है, राम की एज क्या है, ट्वाइस ऑफ एडेड टू 3, यस या नो? मोहन की एज के, यस या नो? तो अगर देखा जाए तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इस पूरे रिलेशन या मैं बोलूँ इस पूरे क्वेश्चन के क्या कर दिया, एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन थी। क्लियर है?
ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करने की ट्राई करते हैं। अब क्या है एग्जाम्पल 1, मुझे क्या करना है, गिवन क्वेश्चन को क्या करना है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में प्रेजेंट करना है। तो पहला नंबर क्या है, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 4.37। सिंस मेरे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + by + c इज इक्वल्स टू 0। अगर देखा जाए तो राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 होनी चाहिए ना। देखें 2x + 3y, अब अगर देखें 4.37 है, यहां पे मेरे पास में राइट हैंड साइड पे वैल्यू कितनी है, 4.37, और स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है होना चाहिए 0 के इक्वल। तो अगर मैं यहां पे सेम टर्म का सब्ट्रैक्शन कर दूं, यानी 4.37 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, सेम टर्म से सब्ट्रैक्ट होती है तो वैल्यू कितनी आती है, 0। अब अगर देखा जाए मैंने राइट हैंड साइड पे क्या करा, 4.37 से क्या करा, सब्ट्रैक्ट किया। तो अगर मुझे इक्वेशन के अंदर इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी को फॉलो अप करना है तो सेम चेंज मुझे यहां पे भी करना होगा। यस या नो? यानी देखा जाए तो 2x + 3y - 4.37 अगर लिखा जाए तो गिवन इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। सिंस ये जो मेरे पास में फॉर्मेट है, ये मेरे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या बोलूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं, जहां पे a की वैल्यू तो 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -4.37 है। क्यों? तो देखो ये प्लस का c था, बट यहाँ पे जो मेरे पास में नंबर है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये तब हो सकता है जब c की वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव हो, यानी c की वैल्यू कितनी हुई, -4.37। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। x - 4 इज इक्वल टू √3y। अब अगर देखा जाए, अब ये मेरे पास में एक पूरी अलजेब्रिक टर्म है और हमें पता है सर राइट हैंड साइड पे तो टर्म कितनी होनी चाहिए, 0। तो अगर देखा जाए x - 4, यहाँ पे √3y का अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर दूं √3y से ही, तो वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी? बोला बिल्कुल सर। तो अगर देखा जाए मैंने यहाँ पे क्या करा, राइट हैंड साइड में √3y सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अगर देखें तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है x - √3y - 4। यस या नो? तो अगर देखें मैंने गिवन इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा, और अगर देखें तो ये फॉर्मेट मेरे पास में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वल नहीं है, जहां पे देखा जाए x के पास कोई नंबर नहीं है मल्टीपल में। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है सर जब भी किसी भी मेरे पास में वेरिएबल के पास कोफिशिएंट नहीं होता है, हमें पता है सर उस केस के अंदर वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है 1, यानी a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। सिंस देखा जाए बी वाई को कंपेयर किया जाए -3y से, तो देखो बी वाई में b पॉजिटिव है, बट यहाँ पे -3y है, -√3y है, तो यानी b की वैल्यू कितनी हो गई, -√3, और c की वैल्यू कितनी हो गई, -4। यानी देखा जाए अगर गिवन एक्सप्रेशन के अंदर, या मैं बोलूँ स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -√3 और c की वैल्यू -4 पुट कर दी जाए, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मेट मिलेगा जो कि इक्वल है हमारे गिवन इक्वेशन के। यस या नो? तो यानी गिवन इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और ये फॉर्मेट मेरे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के तरह है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखा जाए तो क्या है, 4 = 5x - 3y। अब अगर देखें, एक बात बताओ, a = b है, क्या है, a = b है, तो क्या b इक्वल होगा a के? यानी एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड में 10 रुपए हैं, राइट हैंड में 10 रुपए हैं, तो लेफ्ट हैंड के अंदर जितने रुपए हैं वो राइट हैंड के इक्वल है, या मैं ये बोलूं राइट हैंड में जितने रुपए हैं वो लेफ्ट हैंड के इक्वल है। यानी जब a और b इक्वल होते हैं, या मैं बोलूं a और b इक्वल है, तो उसे b = a भी लिखा जा सकता है। तो अगर देखें 4 = 5x - 3y है, तो इसे 5x - 3y = 4 भी तो लिखा जा सकता है। यस या नो? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बोला नहीं सर। तो अगर देखा जाए =4 है, अगर मैं यहां से क्या कर दूं, 4 का सब्ट्रैक्शन कर दूं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी देखा जाए लेफ्ट हैंड में भी क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4, यानी वैल्यू क्या है, 5x - 3y - 4। यानी गिवन इक्वेशन को मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, और ये फॉर्मेट मेरे पास में क्या है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वल है, जहां पे अगर कंपेयर किया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू तो हो गई 5, b की वैल्यू हो गई -3 और c की वैल्यू हो गई मेरे पास में -4। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। 2x = y। तो देखा जाए अगर इस फॉर्मेट में मैं क्या करूं, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे y का सब्ट्रैक्शन ही कर दूं y के साथ, तो अगर मैंने राइट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट में भी करना होगा, यानी 2x - y = 0। यही बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखा जाए अगर इस फॉर्मेट को ढंग से देखा जाए, 2x - y = 0 है, इसे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया जाए, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो a की वैल्यू तो 2x होगी,
ए एक्स की वैल्यू 2x होगी, यानी ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू और -1 और सी की वैल्यू मेरे पास में कितनी होगी? सिंस देखा जाए तो यहाँ पे कोई दूसरी टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। जब वो टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी वो वैल्यू कितनी हुई? 0। यानी अगर मैं क्या करूँ, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 0 पुट कर दूं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मुझे गिवन एक्सप्रेशन मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या इक्विवेलेंस वाले प्रॉपर्टी समझ में आई? तो अगर मैं आपको एक एक्सप्लेन करूँ, एक लॉजिक समझाऊं, तो देखो मैंने यहाँ पे अभी तक जो भी कुछ किया है, ये सब कुछ, या मैं बोलूँ इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपोजिशन। क्या? ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन बेसिकली क्या होता है, मेरे पास में इक्विवेलेंस में दो साइड होती है। एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी होती है राइट हैंड साइड। एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी होती है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टर्म्स लिखी जा सकती हैं, राइट हैंड साइड में कुछ टर्म्स लिखी जा सकती हैं, यस या नो। तो अगर मैं आपको बोलूं, आप ऐसे जैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, कि लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड वाली सेम टर्म सब्ट्रैक्ट कर दूं, या इसके बजाय आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? आप उस टर्म को डायरेक्ट उसकी पोजीशन से रिप्लेस कर सकते हो। यानी अगर ये 8 है तो इसे डायरेक्ट यहाँ पे, या देखो 8 कहाँ पे? राइट हैंड साइड पे। इसे डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे लाया जा सकता है। कैसे? तो देखो, इसे कहा जाता है ट्रांसपोजिशन। कैसे की जाती है जरा देखो। तो बेसिकली आपके पास में कभी भी कोई दो एक्सप्रेशन या कोई भी टर्म, लाइक 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 8 है, यस या नो। तो अगर आपके पास में कोई भी टर्म हो, याद रखना हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे एक टर्म को दूसरे साइड में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं। कैसे? हम उस टर्म के पास में जो भी ऑपरेशन है उसके इनवर्स ऑपरेशन को लगा के उधर लिख सकते हैं। यानी देखो ये माइनस का 8 है, मैं अगर इसको राइट हैंड साइड पे लाना चाहूंगा, तो देखो यहाँ पे 8 सबट्रैक्ट कर रहा है ना, तो अगर ये अपनी साइड चेंज करेगा, क्या करेगा? अपनी साइड चेंज करेगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस का 8 इज इक्वल टू 4x, यस या नो। ये क्या हो जाएगा? प्लस का 8। क्यों? जरा देखो, लॉजिकली देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे +8 कर दूं, क्या कर दूं? +8, तो देखो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। सिंस राइट हैंड साइड पे +8 किया तो इधर भी करना होगा, यस या नो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे -4x कर दूं, तो मुझे इधर भी तो -4x करना होगा, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, यस या नो। तो 2x प्लस 5 प्लस 8 -4x, ऐसे ही तो कर रहे हैं हम। यानी बेसिकली ट्रांसपोजिशन क्या है, हम किसी भी टर्म को आपस में अगर हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे? एक टर्म या जो भी ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को इन्वर्स करके। अगर ये प्लस का 8 है, इधर लाऊंगा तो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव ऐड कर रहा था, इधर लाऊंगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है? अगर मल्टीप्लाई कर रहा होगा, डायरेक्ट 2x इज इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पे देखो ये 2 क्या कर रहा है, मल्टीपल कर रहा है। अगर इसको इधर भेजूंगा तो देखो, क्योंकि अलजेब्रिक टर्म में हमें पता है इसका मतलब क्या होता है, 2 मल्टीपल 2x इज इक्वल टू 9 है। अब ये 2 मल्टीपल है, उधर भेजूंगा तो मल्टीपल का इनवर्स क्या होता है? बोला सर डिवाइड। इस तरह से ट्रांसपोज होता है। क्लियर है? अब एक सवाल आता होगा, बोला सर एक साथ दो तीन टर्म्स मुझे क्या वो ट्रांसपोज करनी हो, लाइक 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8 है। अब मुझे ट्रांसपोज करना है और मुझे एक साइड वेरिएबल रखना है, दूसरी साइड मुझे केवल नंबर्स रखने हैं, तो इसको कैसे ट्रांसपोज करेंगे? तो बेसिकली अगर आपको बॉडमास नियम याद है, जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बॉडमास फॉलो करते हैं ना, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, यस या नो। तो अगर देखा जाए, जब भी आपके पास में टर्म क्या हो, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ऐसी टू टर्म हो, तो यहाँ पे जो बॉडमास में हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो वैसे ही जब हमें ट्रांसपोज करना होता है तो हम इसका इनवर्स ऑर्डर फॉलो करते हैं। यानी सबसे पहले सब्ट्रैक्शन को भेज दो, फिर एडिशन को, फिर मल्टीप्लीकेशन को, फिर डिवीजन को भेजो। ठीक है? यानी अगर देखा जाए, देखो यहाँ पे 3 है, मैं 3 को ऐड कर रहा हूँ, सबसे पहले कौन जाएगा? 2 जाएगा, 3 जाएगा उधर, बोला सर पहले 3 जाएगा क्योंकि 3 ऐड हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3, कितना आया? 5। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ x है, देखो 2 मल्टीपल हो रहा है तो अब 2 जाएगा, 5/2। बात समझ में आई? यानी हम किसी भी टर्म को, या मैं बोलूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के टर्म को आपस में ट्रांसपोज कर सकते हैं, या उनकी पोजीशन में इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे? जो भी वो ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे होते हैं उस ऑपरेशन को बदल के, या अगर यहाँ पे वो ऐड कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो सब्ट्रैक्ट करेगा। यस या नो? क्या लॉजिक समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, राइट द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मुझे क्या बताना है, मुझे क्या करना है, गिवन जो मेरे पास में फॉर्मेट है, या मैं बोलूँ गिवन इक्वेशन है ना, मुझे क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है। तो देखो x इज इक्वल टू -5 है, तो अगर देखा जाए ये -5 इधर लाऊंगा तो बोला सर ये प्लस का 5 हो जाएगा, और सिंस यहाँ पे -5 था वो टर्म ही पूरी इधर चली गई, तो ये किधर कितना किधर कितना बचा? बोला 0। अब देखा जाए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे सर देखो x तो एक वेरिएबल तो है, नंबर टर्म मिल गई मुझे, यानी मुझे ax की टर्म मिल गई, c की टर्म मिल गई, by की टर्म ही नहीं है। यानी यहाँ पे अगर वो टर्म ही नहीं है, ये कब हो सकता है? जब b की वैल्यू कितनी हो? 0 हो। यानी यहाँ पे कितना है? 0y, यानी x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यानी गिवन इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, और मैंने गिवन इक्वेशन को एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस कर दिया। देखो यहाँ पे टर्म नहीं थी y की, या सेकंड वेरिएबल नहीं था, तो मैंने उसे कैसे लिखा? 0y। क्लियर है? आगे चलते हैं। y इज इक्वल्स टू 2 है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है? बोला सर इसे लिखा जा सकता है y माइनस 2। ये 2 पॉजिटिव था, इधर आएगा तो सबट्रैक्ट करेगा। यस या नो? अभी हमने ट्रांसपोज करना सीखा था। अब अगर देखा जाए, मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यस या नो? तो देखो y की टर्म मिल गई, c की टर्म मिल गई, ax की टर्म नहीं मिली। यानी यहाँ पे x की टर्म ही नहीं है, यहाँ पे x वेरिएबल ही नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब इसका जो कोफिशिएंट होगा, यानी a की वैल्यू कितनी हो? 0 हो। यानी अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं 0x, क्या लिख दूं? 0x, तो मेरे पास में गिवन एक्सप्रेशन बना। बोला कैसे सर? तो देखो 0 टाइम्स ऑफ x क्या होगा? बोला सर 0 टाइम्स ऑफ 0 को किसी भी नंबर से मल्टीपल कर दो, वो 0 ही होगा। और 0 का किसी भी नंबर से ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। यानी ये वैल्यू मेरे पास में तभी y माइनस 2 ही होगी। यस या नो? तो अगर देखा जाए y माइनस 2 को लिखा जा सकता है 0 प्लस y माइनस 2, और अगर सिंस 0 का मैं मल्टीपल किसी नंबर से करूं तो भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा, यानी इसे लिखा जा सकता है 0 टाइम्स ऑफ x प्लस y माइनस 2। यानी y इज इक्वल टू 2 को अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस किया जाए तो उसे लिखा जा सकता है 0 टाइम्स ऑफ x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? आगे चलते हैं। 2x इज इक्वल्स टू 3। तो अगर देखा जाए 2x इज इक्वल्स टू 3 है, अगर इसे इधर लाया जाए तो क्या होगा? 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सिंस देखा जाए यहाँ पे मेरे पास y की टर्म नहीं है, तो क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है? प्लस 0y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यस या नो? हमें पता है सर y की टर्म ही नहीं है, यानी कोफिशिएंट ऑफ y की वैल्यू कैसी होगी? 0 होगी। क्लियर है? तो अगर देखा जाए तो ये मेरे पास में हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वल है या नहीं है? स्टैंडर्ड फॉर्म की प्रेजेंटेशन में है या नहीं है? मतलब बिल्कुल है सर। यहाँ पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -3 है। आगे चलते हैं। 5y इज इक्वल टू 2। अगर देखा जाए 5y इज इक्वल टू 2 है, तो इसे लिखा जा सकता है 5y माइनस 2। यस या नो? अब देखा जाए यहाँ पे x की टर्म ही नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं इसे? 0x प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी देखा जाए तो गिवन इक्वेशन को मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्मेट में, तो एक बात समझ में आई? ठीक है। सो अब इस पूरे लेक्चर में हमने क्या जाना? हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में जाना, हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में जाना, हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स के बारे में जाना। साथ के साथ हमने समझा कि कैसे हम उन्हें उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हमने उनके स्टैंडर्ड फॉर्म को अच्छी तरह समझा। तो अगर मैं होप करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, तो हम खुद को टेस्ट कर ले, कुछ असेसमेंट के क्वेश्चन हो जाए। तो देखें, What does a linear equation represent geometrically? तो कोई भी लीनियर इक्वेशन ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट होती है? तो बेसिकली कोई भी लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पे देखा जाए ट्राइंगल ऑप्शन नहीं होगा, पैराबोला नहीं होगा, सर्कल नहीं होगा, तो लाइन। तो यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक लाइन फॉर्मेट में। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? मुझे एक स्टेटमेंट गिवन है और मुझे स्टेटमेंट को क्या करना है? एक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। स्टेटमेंट क्या है कि किसी नोटबुक की प्राइस अगर 3 टाइम्स मोर हो देन द ट्वाइस ऑफ द प्राइस ऑफ पेन। तो अगर मैं कंसीडर करूं कि नोटबुक की प्राइस अगर x रुपीस है और पेन की जो प्राइस है अगर वो y रुपीस है, तो क्या स्टेटमेंट है कि जो मेरे पास में नोटबुक की प्राइस है उसके क्या 3 ज्यादा, ट्वाइस देन द प्राइस ऑफ पेन। यानी मेरे पास पेन की प्राइस कितनी थी? y रुपीस। अगर मैं इसका डबल कर दूं और इसमें अगर मैं 3 ऐड और कर दूं, तो ये मेरे पास में प्राइस ऑफ नोटबुक हो जाएगी। यानी देखा जाए तो गिवन एक्सप्रेशन को क्या होगा? 2y प्लस 3। यस या नो? तो अगर देखा जाए तो मैं आपसे पूछूं, मेरे पास में जो गिवन स्टेटमेंट है अगर उसे एक्सप्रेस किया जाए किसमें? इक्वेशन फॉर्मेट में, तो कौन सा ऑप्शन इसे करेक्टली एक्सप्रेस कर रहा है? तो इसे एक्सप्रेस कर रहा है हमारे पास में ऑप्शन बी। क्लियर है? x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 3। क्या ये बात समझ में आई? सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कंसेप्ट्स को और अच्छी तरह समझेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।